बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग। मैं हूँ ईशा अल-अज़नान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। सुबह खैर, उम्मीद है आपकी सुबह अभी तक खैरियत से गुजर रही होगी। और जिस तरह से हम आए रोज़ ये बात करते हैं कि ठंड कब आएगी, लेकिन लग ये रहा है कि ठंड हमसे रूठ गई है। और सिर्फ रूठी नहीं है, बल्कि जो लाहौर में उमूमी तौर पे हम हर साल देखते हैं कि आलूदगी में हम झंडे गाड़ देते हैं। इस बार तो बहुत पहले हो गए शायद। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त भी हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अलार्मिंग है, और हमने हमेशा की तरह अपने शहर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। और आलूदगी जो है वो इस वक्त इस हद तक पहुंच चुकी है कि सांस लेना भी आने वाले कुछ दिनों में मुश्किल होता नजर आएगा। बच्चे बड़े सब बीमार होते हुए नजर आएंगे। बहरहाल आज के हमारा जो टॉपिक है वो है पेट्रोल सस्ता और LPG महंगी क्यों की गई है, गवर्नमेंट कब होश के नाखून और इंतजामिया कब होश के नाखून लेगी। और इसके अलावा हम बात करेंगे मलेशिया के वज़ीर आज़म के दौरे के बारे में। 3 रोज़ा दौरे पर वो पाकिस्तान में है, लेकिन इस मौके पर हस्बे मामूल सियासी जमातों में से PTI ने कारकुनान को डी चौक पहुंचने की कॉल दे दी है। तो एक बार फिर से रोक टोक होगी, रास्ते बंद होंगे और यकीनी तौर पे ये सुबकी का बायस बनता है। ऐसा ही है। साथ ही साथ जी बाबर आजम ने का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। और बाबर आजम के बाद अब वनडे टीम की क़यादत के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार कौन है, ये भी एक क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है। इस पर आज तफसील से बात करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे। और एक अहम मौजू है नाज़रीन, वो ये कि जब हस्बैंड वाइफ के दरमियान किसी भी रीज़न की वजह से तलाक हो जाती है, तो उसके बाद बच्चों की सरपरस्ती किसके पास होनी चाहिए, कानून क्या कहते हैं, और क्या घर के काम बाकायदा वर्जिश का मुतबादल हो सकते हैं। जो ख़वातीन ये कहती हैं कि हम बहुत काम करते हैं तो हमारी एक्सरसाइज तो होती रहती है, तो क्या वो मुतबादल हो सकता है। इन तमाम टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वही अपना असल टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसे मलेशिया के वज़ीर आज़म जो है उनका दौरा है पाकिस्तान का, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉल दे दी गई है एहतजाज की, धरने की। और इस वक्त हम देख रहे हैं पूरा इस्लामाबाद तकरीबन बंद कर दिया गया है। और इससे पहले भी ऐसा हुआ है, तकरीबन 2014 में जब चीनी सदर ने आना था, तब भी तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था, एहतजाज उनकी जानिब से किया गया था, जिसकी जानिब चीनी सदर का दौरा मनसूख भी हो गया। ट्रैक रिकॉर्ड है, और इसी के बायस हम देखते हैं कि इंतज़ामिया परेशान हो जाती है जब ख़ास तौर पे कोई मेहमान मुल्क में हो या आने वाला हो। ऐसे मौके पे एहतजाज हो जाएं तो यकीनी तौर पे एक बुरा इमेज सामने आता है कि इस मुल्क में चल क्या रहा है, क्या हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है ये मुजाहरे, ये एहतजाज, और आखिर अपोजिशन जमातों को क्या गिले शिकवे हैं, वो चीज़ें रिपोर्ट होती हैं। और फिर अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की डगरगूं सूरत हाल है मईशत की, तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर्स तक भी पहुंचती हैं। और फिर जो इन्वेस्टमेंट की एक उम्मीद होती है, जो आस होती है, उस चीज़ के ऊपर भी, स्टॉक मार्केट के ऊपर, मईशत के ऊपर इसके मनफी असरात मुरतब होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सुलह सफाई के साथ, अफ़ाम व तफ़हीम के साथ इन मामलों का कोई हल निकाला जा सके। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइमिंग। जब किसी ने दौरे पर आना है उस वक्त ये एहतजाज की कॉल दिए जाना, और उस वक्त इस तरह की सूरत हाल पैदा कर दिया जाना कि जैसे पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई है, तो जो दीगर लोग हैं, जो बाहर के सरबराहान हैं, वो पाकिस्तान में आने की सोचते ही नहीं है, रुख नहीं करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली उनके जो दौरे होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। हमारे साथ माजिद निज़ामी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, उन्हीं से इस हवाले से बात कर लेते हैं। माजिद निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू शो कहेंगे आपको। सर, ये टाइमिंग कितनी मैटर करती है, जबकि इस वक्त मलेशिया के सदर का दौरा है पाकिस्तान मतवक्के है, वो आ रहे हैं और ऐसी सूरत में जी पाकिस्तान में है बल्कि वो, तो वो क्या ये टाइमिंग मैटर करती है कि इस टाइम पे धरना और एहतजाज दिया जाना, एहतजाज की कॉल आना। जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे जो असूली मौक़िफ़ है वो तो यही है कि इस हवाले से अपोजिशन को और हुकूमत को सेम पेज पे होना चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो, गैर मुल्की मेहमानों की आमद हो, या कोई भी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हो जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान को हासिल हो, तो ऐसे तमाम मौक़ों के ऊपर कोशिश ये करनी चाहिए अपोजिशन और हुकूमत को कि वो मिल के कोई लाहे अमल तय करें। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये कि यहाँ पे असूली मौक़िफ़ और मिसाली सूरत हाल नहीं है, और अपोजिशन की जमातें केओस को पसंद करती हैं कि अफरा तफरी हो ताकि वो अपने मकासद हासिल कर सकें, हुकूमत को प्रेशर में ला सकें। और PTI स्पेशली इस हवाले से खासी मशहूर है, और माजी की मिसालों को अगर सामने रखें तो वो ये समझते हैं कि अगर हमारे मौक़िफ़ को आगे बढ़ाने के लिए हमें किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करनी पड़े, सियासी या एहतजाजी, तो वो हम कर लें। हमारे सामने कई ऐसी मिसालें हैं कि जिसमें गैर मुल्की सरबराहान के दौरे मुलतवी हुए, उनकी आमद के ऊपर इस तरह के मसाइल पैदा हुए,
सो असूलन तो तहरीक इंसाफ को ये सोचना चाहिए कि उनका 2014 में भी जब स्ट्रगल चल रहा चीनी सदर ने आना था तब भी दौरा मंसूख हो गया था, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि पीटीआई की जानिब से तब भी एहतजाज की कॉल थी, धरना देने की कॉल थी और उसके बायस जो है वो चीनी सदर ने अपना दौरा मंसूख कर दिया था। क्या इससे फ़ायदा भी हासिल होता है, क्योंकि आपने कहा कि मकासद अपने पूरे करवाने के लिए ये एक बड़ा ही पैथेटिक सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि आप गवर्नमेंट को उस वक्त प्रेशराइज करें जब किसी दूसरे मुल्क के किसी सरबराहान ने पाकिस्तान के अंदर आना हो। क्या मकासद पूरे हो जाते हैं इस तरह से? जी बिल्कुल, ये कोई अच्छा तरीका तो नहीं है, इसे नामुनासिब ही कहा जा सकता है। लेकिन अपोजिशन के अंदर खसूसन तहरीक इंसाफ जब ये चाहती है कि वो अपने मकासद को हासिल करे तो वो दबाव डालती है। अब ये हुकूमत पर डिपेंड करता है कि क्या वो उस दबाव को कबूल करते हुए उनके मुतालबात को तस्लीम करेंगे या एक बार फिर वो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहेंगे और वो तहरीक इंसाफ को स्पेस नहीं देंगे। अब इस सारे सिनेरियो में मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है। इस सारे सिनेरियो के अंदर जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है कि वो एक ऐसे वक्त पे कि जब गैर मुल्की मेहमानों की यकीनी तौर पे इस पे तमाम सियासी जमातों को भी नजरसानी की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे पीटीआई को जिसने एहतजाज की कॉल दे रखी है। कल हुमायूं मोहम्मद साहब सेनेटर हैं हमारे साथ, पीटीआई के रहनुमा भी हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। आप समझते हैं कि ऐसे मौके पे कि पाकिस्तान में मेहमान मौजूद हैं मलेशिया के वज़ीर आज़म, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है, जब 2014 में चाइना के सदर ने आना था उस वक्त भी जो धरना था उसकी वजह से वो नहीं आ पाए थे। तो आपको लगता है कि ये इस मौके पर डी चौक पे धरना देना, एहतजाज करना, ये दुरुस्त कॉल है, सही वक्त है? देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, बेसिक फंडामेंटल इशू जो होता है मुल्कों का, वो उनका होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट है वो होता है फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। जिस मुल्क में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस ना हो, जब कोई कमिश्नर ये कहे कि ये 19 सीटें सारी एक पार्टी की थी और दूसरी पार्टी ने रॉब कर लिया और वो बंदा फिर गायब हो जाए और 4-5 महीनों तक उसका पता ही ना हो कि वो कहाँ है, जब इस किस्म के सिचुएशन हो, जब आपको पता है कि ओवरऑल जितने भी इदारे उन्होंने क्या कहा हुआ है, तो वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, वो उसके खिलाफ कहती है हमने निकल के, हमने अवाम के अंदर जाके, हमने अपने क्या कह सकते हैं जलसे करने हैं। लेकिन हमारे साहब हम तो बात ये कर रहे हैं कि ये तो किसी भी पार्टी का राइट है, टाइमिंग कितनी मैटर करती है? नहीं देखिए जी, टाइम मैटर करता है, हर चीज मैटर करता है, टाइम से ज्यादा मैनेजमेंट मैटर करती है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं हम जलसा करना है और जलसा आवाम के साथ कनेक्ट करने को है, तो वो इजाजत क्यों नहीं देते? अगर वो इजाजत दे देते तो इस बात की नौबत ना आती। तो सर, आप समझते हैं कि वो इजाजत ना दिया जाना इस वक्त ये प्रेशर करने का एक तरीका कार है कि हमें इजाजत क्यों नहीं दी गई है, इसलिए मलेशिया के सदर की आमद पर ये रखा गया है? नहीं, देखिए ना, इस बात से मैं समझता हूँ ये सारा का सारा जो है ना बदनीयती पर है। बदनीयती ये है कि इन लोगों को पता है ये डिलीवर कर नहीं सकते। इन्होंने पिछले 40 साल में क्या डिलीवर किया जो आज डिलीवर कर नहीं है। इन्होंने उस वक्त क्या डिलीवर कर लिया जब पाकिस्तान इंडिया और चाइना से ज्यादा मालदार था। सर बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, सर बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, डिलीवर गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, लेकिन हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि इस वक्त जिस वक्त दौरा था उस वक्त एहतजाज की कॉल दिया जाना क्या ये दुरुस्त है? देखिए, पूरी दुनिया में पॉलिटिकल एक्टिविज्म होता रहता है इस किस्म के, जब लोग जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, इस किस्म के हर किस्म के एहतजाज होते हैं। इवन जब आपको पता है जब बड़े बड़े इश्यूज होते हैं बड़े मुल्कों में, लोग वहां पे बहुत ज्यादा जाते हैं, उसको मैनेज किया जाता है। अच्छा, अभी अब आप समझते हैं कि ये टाइमिंग दुरुस्त है? एक और इशू भी है हमारे साहब कि मेरी बात सुने, अगर मैं गवर्नमेंट में हूँ ना, मैं गवर्नमेंट में हूँ, मैं उन्हें कहूँ कि यार देखो, आपने एहतजाज करना है, इस्लामाबाद में करना है, डी चौक में करना है,
सबसे पहले तो इधर की जरूरत ही ना पड़े, मैं पहले उनके साथ रिजॉल्व कर ली हूँ। लेकिन फर्ज करे अगर एक बंदा करना चाहता है, मैं उसे कहूँ ठीक है मैं तुम्हें इजाजत दूंगा, तुम यहाँ तक आ जाओ। अच्छा हुमायूं साहब, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि जिस वक्त आपको इससे पहले इजाजत दी गई थी इस्लामाबाद में एहतजाज की, आपने जलाओ घेराव किया था, चीजों की तोड़ फोड़ हुई थी, वायलेशन की थी, जहां पे आपको महदूद किया गया उस जगह तक आप महदूद भी नहीं रहे और उससे आगे आप बढ़े। अच्छा, इसके अलावा 9 मई का वाकया भी अपनी जगह पे मौजूद है और एक ऐसे मौके पर जब स्टेट गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, मैसेज क्या जाएगा पाकिस्तान का? सर जी मुझे क्या पता, आपका क्या ख्याल है? ये मलेशिया के लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मतलब लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आप खुद को एक स्टेट लेवल की पूरे पाकिस्तान की सियासी जमात कहते हैं, तो आपको अच्छा मैसेज आएगा? अगर मैं गवर्नमेंट में हूँ ना, मैं ये इंप्रेशन दूं कि यार मुझसे ज्यादा फेयर बंदा कोई नहीं है, तुम आए हुए, मैंने इनको इजाजत दी है, यहाँ पे एहतजाज करें। फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी स्टेट गेस्ट आया हुआ है तो हमें एहतजाज की खुली इजाजत होनी चाहिए, वो कोई भी जमात हो, हमें एहतजाज उसी वक्त करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है। माजिद निज़ामी साहब आप क्या कहते हैं? क्योंकि जो हुमायूं मेमन साहब है वो तो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक टाइम है, अगर इजाजत नहीं दी गई थी तो यही होना था, अगर वो होते तो वो इजाजत दे देते। इससे पहले भी अगर हम देखें तो क्या मिसालें मिलती हैं, इस तरह से एहतजाज किया जाता रहा दूसरी जमातों की जानिब से भी, और क्या इसी तरह से इजाजत मिलती है? असल में हम दुनिया में होने वाले एहतजाजों पे नजर डालें तो बिल्कुल मुहज़्ज़ब और पुरअमन एहतजाज जरूर होते हैं। अमेरिका के अंदर हम देख सकते हैं, यूके में देख सकते हैं, कनाडा में देख सकते हैं, लेकिन मसला फिर वही है कि पाकिस्तान में चूंकि उस तरह का आइडियल माहौल नहीं है, तो यहाँ पर गर्मा गर्मी की जलाओ घेराव की कैफियत पैदा होने में देर नहीं लगती और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग दोनों जानिब से की जाती है। हुकूमत इसलिए करती है कि वो अपना फायदा उठा सके और अपोजिशन ये समझती है कि चूंकि हम गवर्नमेंट में नहीं है तो बस ठीक है, गवर्नमेंट को जो नुकसान होता है वो होने दें, हम तो अपने मकासद के लिए आवाज उठाएंगे। निज़ामी साहब, ये सोच दुरुस्त है कि अगर हुकूमत को या स्टेट को इससे नुकसान होता है एहतजाज से इस मौके पर, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, गो कि वो ये क्लेम करते हैं कि वो पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। असल में एहतजाज का मामला फिर वही है कि अगर ट्रैक रिकॉर्ड पे चीजें दुरुस्त हों और उसके बाद ये पता हो कि ये 3 घंटे का या 4 घंटे का एहतजाज है और एक मखसूस मुकाम पे होगा जिसके हवाले से कोई रुकावट नहीं होगी, तो फिर ये चीजें स्ट्रीमलाइन हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि माजी का रिकॉर्ड इस हवाले से खराब है और दौरे मुलतवी हुए हैं, तो इसलिए फिर दोनों अतराफ से एक अदम एतमाद की कैफियत है और कॉन्फिडेंस के लिए कोई ऐसे स्टेप्स नहीं उठाए गए जिसकी वजह से डेफिनेटली पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान में आने वाली फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नुकसान होता है। और चूंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि असूलन तो गवर्नमेंट और अपोजिशन को इन चीजों के ऊपर मुत्तफिक होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं है, इसलिए ब्लेम बिल्कुल। हम हुमायूं साहब से भी इस हवाले से पूछ लेते हैं ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इजाज़त मिलनी चाहिए थी। हुमायूं साहब, अगर रिकॉर्ड की बात की जाए, ट्रैक रिकॉर्ड खासा ख़राब रहा है और एहतजाज हर किसी का हक है, बुनियादी हक है, अवाम का भी और हुकूमतों का भी या अपोजिशन का भी, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, जब भी एहतजाज की कॉल दी जाती है, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और फिर वायलेशन होना, जिस तरह जुनैद ने भी पहले कहा कि वायलेशन हुई, उसके बायस जो है वो मनसूख करना पड़ा, वहाँ से मुंतशिर लोगों को करना पड़ा। अगर पुरअमन एहतजाज की कॉल होती तो गवर्नमेंट क्या इजाजत नहीं देती? क्योंकि पुरअमन एहतजाज की कॉल तो दी नहीं जाती, कहा जाता है गोलियां चलाई जाएंगी, ये किया जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं लीडरान की जानिब से, वो भी पीटीआई के। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपने एक सवाल पूछा था, सिंपल सी बात ये है, इससे पहले कितने लोग इस्लामाबाद आए हैं, 4 से 5 लॉन्ग मार्च, सबको इजाजत मिली थी कि आओ यहाँ पे कर लो, एहतजाज कर लो, जल्द से कर लो, कोई कंटेनर नहीं लगे, कुछ नहीं किया, उनकी जगह को आइसोलेट किया, बिल्कुल दरमियान में था, सब कुछ बिल्कुल और उसको मैनेज कर दिया था, उसके ट्रैफिक को मैनेज कर दिया। ये हुआ था 2019 से लेकर 2021 के दरमियान में 4 लॉन्ग मार्चेज जिनमें लोगों ने आके सब कुछ किया, कोई मसला नहीं है। देखिए जब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान को फायदा नुकसान, पाकिस्तान को जो असल नुकसान है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से है। आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म करना है एट व्हाटएवर कॉस्ट। अब उसके लिए अगर आप इस किस्म के गलत लॉज या गलत काम या गलत चीज करेंगे जो आपको फायदा दे रही होगी, आपका क्या ख्याल है अवाम या पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे? नंबर 2, जब हम कहते हैं ना कि इससे पहले जलाओ घेराव था,
देखिए ब्लू एरिया में 2022 की बात करते ना कि जलाओ घेराव था। अगर 2022 में दरख्त सारे जले थे तो आज वो दरख्त जले हुए खड़े होने चाहिए ना वहाँ पे। मुझे वहाँ पे एक दरख्त दिखा दे जो जला हुआ था। अगर इक्का दुक्का किसी जगह पे हमारे साहब ये अभी अगर हम रीसेंट पास की बात करें, जो एक लंबे अरसे के बाद पेशावर में जलसा किया था पीटीआई में, उसमें जो जुबान इस्तेमाल की सीएम केपी की तरफ से, अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से, और अभी जो गुज़िश्ता रोज़ का उससे 2 दिन पहले का बयान है, वो कह रहे हैं गोली के बदले गोली चलेगी, मैं आऊँगा, मुझे रोक के दिखाओ। तो अगर इस तरह से धमकियों से जो सियासी स्पेस आपको मिलती है उसको यूटिलाइज़ करने के बजाय धमकियों का सहारा लिया जाएगा, तो फिर किस तरह से मामला तय होंगे, किस तरह से इंतजामिया से इजाज़त ले पाएंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, धमकी क्या थी कि गोली के बदले गोली? मुझे एक बात बताएं, जो पहली गोली चला रहा है वो अली अमीन ये तो नहीं कह रहा ना कि मैं गोली चलाऊंगा, वो ये कह रहे हैं आप हमारे ऊपर गोली क्यों चला रहे हो। अब ये इस बात को ध्यान से सुनना, मॉडल टाउन में एक एहतजाज के ऊपर गोलियां चली थी, एक ये सुन लेना दोबारा। अभी जो अली अमीन गंडापुर साहब जब आ रहे थे वहां पे अवाम के ऊपर गोलियां चली हैं। ये गोलियां जो चली है उसका जवाब ये दिया जा सकता है कि अगर आप हमारे ऊपर गोलियां चलाओगे तो हम भी रिटेलिएट करेंगे, तो गोली का जवाब है। तो हमारे साहब हमने तो ये भी देखा कि गंडापुर साहब ट्रेलर को तोड़ रहे थे और तलकीन कर रहे थे कि इस तरह से रास्ते में जो भी चीज़ आएगी उस रुकावट को तोड़ देना है। तो अगर हुकूमती रेट कायम नहीं होगी, 2 सूबों की हुकूमतें आपस में आमने सामने होंगी या वफाक या सूबे की हुकूमत आमने सामने होगी, तो फिर तो खाना जंगी पैदा हो जाएगी। सर मुझे एक बात बताएं, ये कहाँ लिखा हुआ है कि कंटेनर से जो होता है हुकूमत की रेट कायम होती है? कंटेनर्स लगाना हुकूमत की कमजोरी है, हुकूमत की स्ट्रेंथ नहीं है। हुकूमत की स्ट्रेंथ है कि अपनी रेट, अपने एक्शन, अपने मैनेजमेंट से करे। हुकूमत की रेट ये है कि अगर मैं कहीं जलसा करना चाहता हूँ, मुझे उसकी इजाजत मिले और उसके अंदर बड़ा दिल होना चाहिए कि मैं जो वहाँ पे बात करूँ, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दूँ या जो भी दूँ, वहाँ पे वो सुने। लेकिन हमारे साहब नहीं है कि जब मैं जलसा मांगू तो 500 कंटेनर करके मेरे जलसे की जगह बंद कर दो। लेकिन उकसाया जाना, अवाम को उकसाया जाना, कारकुनान को उकसाया जाना, ये तो समझते हैं ना कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करने वाली बात हो जाती है। जब आप खुद से अपने कारकुनान को कहते हैं, 9 मई का वाकया हमारे सामने ही है, लीडरान के कॉल्स जो है वो सामने सुनने को मिली, जिस तरह से वो वहाँ पर जमा होने के लिए कह रहे हैं, तोड़ फोड़ के लिए उन्हें बाकायदा उकसाया जा रहा है, इजाज़त दी जा रही है, बाद में डिसऑन कर दिया गया कि ये लोग हमारे लोग ही नहीं थे। अब भी ऐसे ही हो सकता है कि पहले आप उन्हें कंटेनर तोड़ने का कहें और बाद में उन्हें डिसऑन कर दें, क्योंकि आवाम जब मुश्तइल हो जाती है उसको कंट्रोल करना तो बहरहाल मुश्किल हो जाता है। फिर देखिए, आप बिल्कुल सही कहती है, आजकल के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आजकल के ज़माने में फेस रिकग्निशन से बताना कि कौन आदमी कौन है, कहाँ रहता है, किस तरह उसकी एक्टिविटी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये तो हमारा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का भी एक मौक़िफ़ है कि भाई मेरे जो हमारे यहाँ पे लगे हुए कैमरास लगे हुए, उन कैमरास से जो फुटेज निकालो, जो ये तोड़ फोड़ कर रहे थे, ठीक है, उनकी शनाख्त हो जाएगी। निजामी साहब, लास्टली अगर आप बताना चाहें कि आपको इस मसले का हल क्या दिखाई दे रहा है? इस मौके पे एहतजाज को करने देने की इजाज़त दे देनी चाहिए हुकूमत को या नहीं? जी, इस वक्त तो जिस तरह की सियासी सूरत हाल है, इस मसले का हल बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा और सूरत हाल मजीद खराब होती नजर आ रही है। उसकी वजह यह कि फरीकैन में से कोई भी एक कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है और दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पे कायम है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर ताकत का इस्तेमाल होता है, ऐसी सूरत हाल हो तो फिर सियासी कशीदगी में इजाफा होता है, और अगर ऐसी सूरत हाल जारी रहे तो फिर उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होते हैं जो कि मनफी होते हैं। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब, और हमारे साथ हमारे मोहम्मद साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं अवाम तफ़हीम से मामला हल हो सके, और ख़ास तौर पे वही बात जो हम शुरू में भी कर रहे थे कि स्टेट गेस्ट की मौजूदगी में मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद हैं 3 रोज़ा दौरे पर। आज उनका दूसरा रोज़ होगा और इस मौके पर कैपिटल में डी चौक में एहतजाज करना, डी चौक यकीनी तौर पर हर सियासी जमात का हक है, लेकिन टाइमिंग मैटर करती है, उसका एहसास हुकूमत के साथ हमें दूसरों को मैसेज देना है कि हम एक पुरअमन कौम है, तो फिर हमें इस तरह की हरकत से बाज रहना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान में मौजूद एक और मसले के हवाले से। आपको आगाह करते हैं कि इस वक्त जो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर है, दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर नंबर लेने में बहुत आगे है। फहरिस्त में उसका पहला नंबर आ गया है। एयर क्वालिटी नंबर पर आए हमेशा हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं कि इतना गिर जाता है, उसका मयार ये होता है कि आप खुली फिजा में सांस नहीं ले पाते हैं, जिसके बायस बच्चे बीमार हो जाते हैं। और एक बार तो ये भी सूरत हाल थी
कि फुल अंधेरा छा गया था दिन के औकात में भी, और मास्क लगाने की तलकीन की गई थी, ग्लासेस लगाने की तलकीन की गई थी, और इस वक्त एक बार फिर से बिल्कुल कराची का जो मौसम है या फ़िज़ा है वो मुतदिल है। कराची 17वें नंबर पर है। चलें कुछ तो बेहतरी है वहाँ पे, लेकिन लाहौर सर फहरिस्त है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली, जो कि रेस लगी होती है हमेशा हम देखते हैं लाहौर और दिल्ली के दरमियान में, तो दिल्ली दूसरे नंबर पे है। फ़िज़ाई आलूदगी यहाँ पे 169 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है। और अगर मौसम की बात करें तो लगता है कि सर्दी हमसे रूठ गई है। क्या मामला है, इसी पर बात कर लेते हैं। शाहिद अब्बास साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। सबसे पहले तो ये कि मसला क्या है आखिर, ये क्लाइमेट चेंज है या रीज़न कुछ और है कि हर बार हम देखते हैं लाहौर वैसे तो अभी इस मौसम के कुछ अरसे के बाद सर फहरिस्त आता है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी आलूदगी में नंबर 1 आ चुका है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए लाहौर जो है इर्द गिर्द के जो इलाके हैं इसमें पिछले 8-10 साल से ये है, अक्टूबर से लेकर मिड दिसंबर तक ये जो है पोल्यूशन होती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी जो है ख़राब होता है। और वर्ल्ड लाहौर जो है और किसी चीज़ में नंबर ले या ना ले, इसमें अब नंबर 1 हो जाता है जी। उसमें यह है कि अभी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो मौसम है इसमें से बारिशें बहुत कम होती हैं, और इस साल की जो हमारी फोरकास्ट है इन 3 महीनों की, तो वो जितनी नॉर्मल होती है उससे भी कम है। तो इस साल बारिशें कम है, और उसमें अब जो ही अक्टूबर आता है ड्राइनेस होती है, मानसून का सीजन ख़त्म हो जाता है, तो उसमें बारिशें खत्म होती है। उसमें 2-3 फैक्टर ऐसे होते हैं। एक तो जो कंटिन्यूस फैक्टर है ट्रैफिक का, वो तो पूरा साल होता है, तो वो पूरा साल। अच्छा शाहिद अब्बास साहब, ये भी कहा जाता है कि क्योंकि गंदम की कटाई का सीज़न होता है, तो जो उसकी बाकियात होती हैं उनको जलाए जाने के बायस इतना धुआं भर जाता है। वो हमारा क्योंकि पंजाब भी साथ ही लगता है, इंडियन पंजाब जो है वहाँ से भी धुआं यहाँ पर आता है, यहाँ की अपना भी जो जलाया जाते हैं बाकियात उनकी वजह से भी है। तो क्या उन बाकियात का कोई किरदार है, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है कि इस वजह से आलूदगी फैलती है और धुआं भर जाता है? देखिए जो गंदम नहीं, चावल की कटाई का जो सीजन होता है, तो मिड अक्टूबर से गंदम चावल की कटाई शुरू होती है और उसकी बाकियात को वाकई जलाया जाता है। और अब जब से हार्वेस्टर आए हैं, पहले उसको जमीन के बराबर से काटा जाता था, और अब जो है हार्वेस्टर से 1.5 फुट ऊपर जहाँ से उसका चावल के दाने शुरू होते हैं वहाँ से कटाई होती है। और वो जो नीचे डंठल बच जाते हैं वो ट्रैक्टर में जब चलाते हैं तो वो उसमें फंसते हैं, उसका जलाने के अलावा जो हल नहीं है। और चंद एक मशीनरी आई है जो उसको दोबारा काटती है, लेकिन वो इतनी है नहीं कि पूरे एरिया को कवर कर सके। तो जिम्मेदारों के ऊपर FIR भी होती है, उनके ऊपर केस भी होते हैं, जुर्माने भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदार रात को 2:30 बजे चलाए। शाहिद साहब थोड़ा सा ये हमारे नाज़रीन की रहनुमाई के लिए रोशनी डालिएगा। प्रोटेक्युलेट मीटर से चेक किया जाता है आलूदगी को, ये है क्या बेसिकली प्रोटेक्युलेट मीटर? देखिए उसमें जो इसकी है तो जितने पर क्यूबिक मीटर जो है एयर है उसमें देखते जाते हैं कि पार्टिकल की कितनी मकदार है। ये उसमें से स्मोक पार्टिकल भी है, टॉक्सिक एलिमेंट भी है, गैसेस भी हैं, डस्ट भी है, स्मोक भी है, धुआं भी है। तो उसमें ये देखा जाता है कि 1 क्यूबिक मीटर के अंदर वो कितने पार्टिकल हैं। अब वो जो बढ़ते बढ़ते उसमें ये होता है, एक हमारे इलाके में जो है कराची का एक फैक्टर है कि वहाँ जो है क्ले नहीं है, लूज डस्ट नहीं होती, वह रेतली और पथरीली जमीन है, और वो मिट्टी जो है एयर में सस्पेंड नहीं होती। बड़े उसके पार्टिकल यहाँ उसके बड़े फाइन पार्टिकल होते हैं, वो एयर में सस्पेंड कर जाती है। तो हमारे यहाँ जो चावल की फसल या उसका जो जलाना है वो एक फैक्टर है, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर पोल्यूशन में नहीं है। शाहिद साहब एक और चीज़ है कि पहली बात तो ये कि जब मौसम सरमा का आगाज़ होता है, इसका भी फ़ज़ाई आलूदगी का आगाज़ भी तभी होता है। गर्मियों में भी तो वही पोल्यूशन है, वही ट्रैफिक है, वही सब कुछ है, फिर तब ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इतनी बुरी तरह से ख़राब नहीं होता। दूसरी बात ये कि जो भट्टे चलाए जाते हैं उनको भी रेगुलेट करने के लिए मैकेनिज़्म बनाया गया था, क्या वो भी किरदार अदा कर रहे हैं, या फिर अब उनकी वजह से कोई एडिशन नहीं हो रहा, फ़ज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफा नहीं हो रहा? जी उसमें यह है कि हम सारी कौम जो है जिम्मेदारी के लिहाज से उतनी नहीं है। भट्टों पे EPA वालों ने बड़ी मेहनत से मैक्सिमम पे जो था ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी उनको इंस्टॉल कराई, उनको भट्टों को बंद किया, और अब बकौल उनके कि 80-90% जो हमारे भट्टे हैं इस इलाके के वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो चुके हैं।
लेकिन उसके बावजूद हमारी गैर जिम्मेदारी थोड़ी सी ये है कि जिन पे जिग-जैग टेक्नोलॉजी लगी हुई है वो भी उसको ऑपरेट नहीं करते, उसको चलाने के लिए थोड़े पंखे लगे होते हैं, बिजली इस्तेमाल होती है। बिल्कुल वो ठीक है। जब चेक करके जाते हैं वो कहते हैं इंस्टॉल तो है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं है, वो उसको चलाते नहीं है थोड़ी बहुत बचत के लिए। दूसरा जो आपने बात की कि मई जून में भी यही चीजें होती हैं, लेकिन उसमें क्यों पोल्यूशन है, बिल्कुल उसमें ये होता है कि ठीक है शाहिद अब्बास उसमें- साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि हमें ऐसे ही ख़ुद को या तो इसका आदी बनाना होगा या फिर मास्क के ज़रिए इसकी बचत करनी होगी, अदरवाइज़ आपकी सेहत के ऊपर इसके बहुत मुज़िर असरात बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह से बात कर रहे थे शाहिद साहब के हमारे यहाँ जो एक बड़े आम तरीक़ाकार है उसको ख़त्म करना होगा। जो हमने इस वक्त फ़ज़ा में आलूदगी पैदा करने के जो अवामिल हैं उनको उनकी रोकथाम के लिए काम एक करना ब्रेक होगा। लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और हमने अपने इंट्रो में आपको बताया था कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जहां पर कमी की गई थी, आवाम ने सुख का सांस लिया था, वहीं पर अब LPG की कीमतों को बढ़ाकर आवाम को अजियत का शिकार कर दिया गया है। और ये तो हमेशा आंख मचोली चलती रहती है, कहीं पर छोटा सा रिलीफ दिया जाता है, कहीं पर फिर से एक तकलीफ दे दी जाती है, ताकि बैलेंस होता रहे ना, आवाम खुश भी ना हम हो देखते हैं कि पेट्रोल कम होता है तो बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं, बिजली की कीमतें कम होती हैं तो पेट्रोल को बढ़ा देते हैं। इस बार पेट्रोल और डीजल को कम किया गया है तो LPG की कीमत बढ़ा दी। और टाइमिंग फिर से मैटर करती है क्योंकि आगे आ रही हैं सर्दियाँ और सर्दियों में LPG का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। ऐसे मौके पे ये जुल्म करना आवाम के साथ ख़ास तौर पे जो मुतवसत तबका है उनके लिए एक बड़ी आजमाइश होगी। हमारे साथ होंगे चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोकर साहब, लेकिन उससे पहले हम पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ शहरों में अपने नुमाइंदगान से सूरत हाल जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। और एक और जो बड़ा मसला इशाल वो ये है कि एक सरकारी रेट है जो इजाफा हो चुका है, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हो रहा। जो मार्केट के अंदर रेट्स हैं उस पर मनमानी चल रही है। एक मनमाना रेट है जो कि आवाम से वसूल किया जा रहा है। तो इस पे हम पहले बात कर लेते हैं। नजीब नाइच हमारे साथ मौजूद है कराची से। नजीब, आप बताइएगा कराची के शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, किन परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और किस रेट पर उन्हें मिल रही है? क्या सरकारी रेट पर उन्हें दस्तयाब है LPG? जी बिल्कुल, ओगरा ने जो अक्टूबर के लिए LPG की कीमत मुकर्रर की है वो फ़ी किलोग्राम 251 रुपये 30 पैसे, जबकि जो 8 किलो का घरेलू सिलेंडर होता है उसकी कीमत 2,965 रुपये मुकर्रर की है। लेकिन ये जो कीमतें हैं इसका इतलाक कहीं भी नहीं होता और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट हैं और 1 किलो पे तकरीबन 30 से 40 रुपये का इजाफा मुख्तलिफ इलाकों में नज़र आता है। और जो लोग ट्रांसपोर्ट के लिए LPG इस्तेमाल करते हैं या घर के लिए, उनको शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं और अभी से कीमतें जो आम मार्केट में हैं उनमें ये इजाफा इम्कान है कि मज़ीद बढ़ जाए। हुकूमत ने ये जो कीमतें मुकर्रर की हैं उनके हवाले से जो LPG दुकानदार हैं उनका कहना है कि हमें जो ट्रांसपोर्ट पर जो खर्चा आता है वो अलग होता है, जिसके बायस वो ये ऐड करते हैं। हुकूमत शायद इसका कैलकुलेशन नहीं करती, इसलिए आम जब शहरी यानी कि वो खुद से मनमाना इजाफा कर लेते हैं। ये वैसे बड़ी हैरानकुन बात है। नजीब, आपने कराची की सूरत हाल बताइए, रुख करते हैं इस्लामाबाद का। वकास, इस्लामाबाद में सूरत हाल क्या है? सरकारी रेट पे LPG दस्तियाब है? क्योंकि अब तो 7 रुपये, साकिब सैयद हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। साकिब, क्या 7 रुपये 31 पैसे के हिसाब से इजाफा किया गया मार्केट की तरफ से या फिर मनमाना इजाफा देख रहे हैं इस्लामाबाद और पिंडी में आप? शुक्रिया। पहले तो आपको बता चलूँ कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से कोई ज़रूरियात पूरी जब लोगों को चाहिए होती है या डिमांड बढ़ती है तो उन्हीं चीज़ों में कीमतें बढ़ने शुरू हो जाती है। इससे कबल जो बिजली के रेटों में जो गर्मी के मौसम में कीमतें बढ़ी, अब जो घरेलू गैस है LPG उसमें ओगरा की जानिब से 7 रुपये जो है वो इजाफा कर दिया पर किलो के हिसाब से। अगर जो 11.8 जो सिलेंडर होता है उसमें तकरीबन 86 रुपये तक इजाफा किया गया है। लेकिन ये रेट जो है ये सरकारी रेट है, ये सिर्फ सरकार की तरफ से जो दिए जाते हैं वो ये रेट है। लेकिन अगर मार्केट की बात करें, आप यकीन जानिए कल हमने इस पर विजिट किया, मुख्तलिफ जो दुकानें हैं जहाँ पे सिलेंडर मुहैया होती है उनसे हमने बात की तो मुख्तलिफ जो दुकानें हैं, जो शॉप्स हैं, उनमें रेट मुख्तलिफ थे। तकरीबन 280 रुपये से 300 रुपये के करीब जो है ये सिलेंडर जो है वो सिलेंडर के हिसाब से महंगा हुआ है। 3200 रुपये जो है सिलेंडर मिल रहा है, कई दुकानों पर 3300 रुपये तक मिल रहा है। लेकिन अगर सरकारी रेट की बात करें तो सरकारी रेट के मुताबिक एक सिलेंडर जो है वो 2900 2900
65 रुपए तक जो है मुहैया किए गए। हमने जब दुकानदारों से बात की तो उनका कहना था कि हमें भी जो है ये सिलेंडर यहाँ तक पहुँचाने तक काफ़ी मसाइल होते हैं, तो इस ठीक है साकिब, वही सूरत हाल है जो कराची में है, वही हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में भी वही कुछ हो रहा है। आवाम से माने जो दाम है वो वसूल किए जा रहे हैं। हम मुल्तान का रुख करते हैं, हमारे साथ वहाँ से भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, तो उन्हीं से जान लेते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो बताइएगा आसिफ, वहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, किस दामों बिक रही है वहाँ पर एलपीजी? जी, हुकूमत ने एक तरफ 2 रुपये पेट्रोल सस्ता किया तो दूसरी तरफ 7 रुपये जो है वो एलपीजी महंगी कर दी, जिससे घरेलू सार्फिन, रिक्शा ड्राइवर, जितने भी लोग एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं शदीद परेशान है। सरकारी निरख जो है वो एलपीजी का फ़ी किलो 251 रुपये है जो नेपरा ने निकाला है, लेकिन मुख्तलिफ दुकानों पे मुख्तलिफ रेट हैं, कहीं 260 कहीं 280 तक भी फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह एक रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, एलपीजी क्या रेट मिल रही है आपको और कितनी परेशानी हो रही है एलपीजी? परेशानी हो रही है, 260 रुपये मिल रही है, कहीं 270 भी मिल रही है, 80 भी मिल रही है। हम लोग तो बड़े तंग हैं, बेरोज़गार हैं, ठेके के रिक्शे चलाते हैं, पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहना चाह रहे हैं हम तो ये कहना चाह रहे हैं 2 रुपये पेट्रोल कम किए है, इधर से गैस का रेट चढ़ा दिया उन्होंने। यहाँ पर जो रिक्शा ड्राइवर है उनका कहना है कि ठेके पे रिक्शा लिया हुआ है, अपना भी नहीं है, और जिसकी वजह से हर आए दिन जो है एलपीजी महंगी हो जाती है और सवारी जो है उस तरह से किराया नहीं देती। जब भी किराया बढ़ाने का मुतालबा किया जाता है तो इनके पास जो सवारियाँ हैं वो बहस करते हैं। हर खासो आम की यही जो घरेलू सिलेंडर है वो भी महंगा होने से जो घरेलू सार्फिन हैं वो भी शदीद परेशान है। उनका कहना है कि हुकूमत एक तरफ रिलीफ देती है और दूसरी तरफ जो है वो महंगाई करके जो रिलीफ है वो भी ख़त्म कर देती है, और यही हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अभी तो गर्मी है। से हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और ये कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, ये कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, ये आम दिहाड़ीदार मजदूर हैं या फिर रिक्शा चलाने वाले मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं जिनके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी हैं। लाहौर का रुख करेंगे, ज़ुहैब काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, लाहौर में हालात क्या हैं? यहाँ पर भी मनमाना इजाफा किया गया एलपीजी के किरायों में, रेट्स में? बिल्कुल, अगर लाहौर की बात की जाए तो सबसे पहले मैं जिस एलपीजी की दुकान पर मौजूद हूँ, मैं इन्हीं से आपको बताऊंगा कि किस रेट पर एलपीजी जो है वो दी जा रही है। दुकानों पे 270 रुपये। ये दुकानदार हैं 270 रुपये, यहाँ पे तकरीबन 2-3 दुकानें हैं, 270 रुपये किलो जो है वो एलपीजी फरोख्त की जा रही है। हुकूमत की जानिब से 7 रुपये का 7 रुपये 31 पैसे का इजाफा जो है वो कीमतों में किया गया, जिसके बाद सरकारी निर्ख जो है वो तकरीबन 251 रुपये 30 पैसे बनता है। आप रिक्शा ड्राइवर हैं, मैं एक रिक्शा ड्राइवर इनको मैंने रोका, आप ज़ुहैब इसके बाद अगर आप पूछ सकें, कोई 270 का ज़ुहैब अगर आप पूछ सकें कि ये जो इजाफा है 251 रुपये बनता है, ये 270 रुपये में क्यों बेचा जा रहा है इनकी तरफ से? जी बिल्कुल, मैं पूछूंगा जो यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर है इनसे मैं चाहूँगा बात करें, कितने रुपए किलो मिल रही है? सर कोई 260 लगा रहा है, कोई 280, कोई 270, फिक्स रेट लगाए हैं इन्होंने।